ठीक है, ठीक किया है। नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? ठीक है ना सर, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट अ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। आज के जमाने में ये तीन, पेएबल टू होम, ऑर्डर या बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बोलो हाँ या ना। नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक या ऐसा कुछ। पेएबल टू होम, बेरर और दी ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? जो इंस्ट्रूमेंट को, ये जो इंस्ट्रूमेंट का नाम प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक है, जो किसको पे की जा रही है, जिसका नाम लिखा हो, जिसको ऑर्डर कहा जाता है, या फिर जिसके हाथ में वो वैलिडली होल्डेड है, जिसको हम बेरर कहते हैं, उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब आप कहोगे सर, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मीनिंग को समझने के लिए ये तीन शब्दों का भी समझना जरूरी है, दैट इज प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक। जब तक हम वो सब शब्दों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो इस मीनिंग को समझना मुमकिन नहीं है। तो यानी आप मीनिंग को अभी नहीं समझ रहे हो, आप अभी सिर्फ ये समझ रहे हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के लिए हमें ऑर्डर, बेरर, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक को समझना पड़ेगा। तो कोई खाई नहीं है हमें, पहले हम इसको पढ़ लेंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे, तब समझ पाएंगे ठीक से। समझ में आया? ठीक है। तो पहली चीज जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, पहली चीज, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रोमिसरी नोट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोमिसरी नोट। क्या कहेंगे? प्रोमिसरी नोट। क्या कहेंगे? वैसे प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है। शाबाश शाबाश। प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस किस चीज का? प्रॉमिस टू पे समथिंग। प्रॉमिस टू पे समथिंग मतलब क्या? समथिंग मतलब मनी। मनी एंड मनी ओनली। हाँ, मनी एंड मनी ओनली। तो जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो पे करने के लिए, और वो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सुहानी, तो वो इंस्ट्रूमेंट आप किसी और को, वो किसी और को, और वो किसी और को भी आगे जाके एंडोर्स करते सकता है, और इसी को हम क्या कहेंगे? आगे एंडोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट में माना जाएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर ये लिख के दे दूं कि आई प्रॉमिस टू पे ₹10 लाख टू निष्का तलवार व्हेन शी पासेस ये एग्जामिनेशन, एमएल साइन लिख कर दी, डेट मार दी, सब कर दिया, क्या और ये निष्का तलवार ने एंडोर्स कर दिया हिमांशु कटारिया को जब उसको कुछ पे करना बाकी था, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है या नहीं? बोलो बताओ, हाँ या ना? हाँ बोलने वाले भी हैं हमारे पास और ना बोलने वाले भी हैं हमारे पास। मैं खुद हाँ या ना बोल देता हूँ। आंसर इज नो। आंसर नो इसलिए है, आंसर नो इसलिए है क्योंकि आपने ये चीज को, नवान जी, हैव यू अटेंडेड लेक्चर अर्लियर, या फिर आपने सोच का आंसर दिया बेटा? यस सर, अटेंड किया है। थैंक यू। अब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट, हम लोग किसी को प्रॉमिस करने की बात कर दे तो वो प्रॉमिसरी नोट कानून कहता है बेरर नहीं होना चाहिए। तो नवांश एक निष्का के नाम पे था तो वैलिड ही है, बेरर नहीं है, ऑर्डर पे है। दूसरा ये कि प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी मैंने जब ये कहा कि निष्का तलवार के पास होने पे मिलेगा, तो क्या हमें लगता है निष्का पास ही होगी? लगता तो है सर, लेकिन होगा ही होगा वो जरूरी नहीं है। तो प्रॉमिसरी नोट कैसी होती है? जिसमें इवेंट का होना 100% सर्टन हो। क्या हो? इवेंट का होना 100% सर्टन हो। मैं निष्का तलवार को 10 लाख दूंगा जब नरेंद्र मोदी जी का देहांत होगा, तो देहांत तो होना ही है, आज नहीं तो कल। तो वो क्या है? वो इवेंट है सर्टन? नहीं सर, वो 100% सर्टन है, वो होना ही होना है। तो प्रोमिसरी नोट का जो अनकंडीशनल इवेंट है, वो इवेंट जो है ना मुस्कान, उसका अनकंडीशनल का मतलब क्या है? कि इवेंट का होना गारंटीड है, लेकिन इवेंट का समय गारंटीड नहीं है। इवेंट का होना गारंटीड है लेकिन इवेंट का समय नहीं। इवेंट का समय गारंटीड है तो ही हम उसको क्या मानेंगे? तो ही हम उसे प्रॉमिसरी नोट मानेंगे। पापा है क्या? गेट कर दे, गेट कर दे। भाग्यशाली को कहाँ गए? गए। अब आराम से उसको समझते हैं, सुनो। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। वो उसके नंबर भेज दो, आप उससे बात कर लो कैसे क्या फॉर्म का, कॉलेज के फॉर्म के। हाँ।
चलिए, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ठीक है सर, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सर वो बैंक नोट नहीं हो सकता, वो करेंसी नोट नहीं हो सकता। क्या मुझे कोई बताएगा वो बैंक नोट करेंसी नोट क्यों नहीं हो सकता? बैंक नोट या करेंसी नोट क्यों नहीं हो सकता? चलिए, तो बैंक नोट सी प्रोमिसरी नोट, बैंक नोट करेंसी नोट कौन इशू करता है? आरबीआई। हम इशू कर सकते हैं? नो। ठीक है, इसका सिंपल आंसर है कि हम पब्लिक इशू नहीं कर सकते। कंटेनिंग व्हाट? कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इसमें मैंने समझाया आपको मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकंडीशनल। मुझे लिखा है कि अगर उस कोई भी सिचुएशन में अगर इवेंट का होना सर्टन है लेकिन टाइम सर्टन नहीं है तो उसे हम क्या मानेंगे? अनकंडीशनल। लेकिन कोई भी केस के अंदर इवेंट का होना अनसर्टन है तो कुछ भी टाइम का लफड़ा हो लेकिन वो इवेंट वो क्या माना जाएगा? कंडीशनल माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अनकंडीशनल यानी जिस इवेंट के होने की संभावना 100% है उसे हम अनकंडीशनल यहाँ पे कहते हैं। नीचे लिखा गया है अंडरटेकिंग। क्या लिखा गया है? अंडरटेकिंग। क्या लिखा गया है? अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग यानी क्या? तो हमने जब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक शब्द यूज होता है, इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या है वो? अनकंडीशनल ऑर्डर। सुना है आपने ये शब्द? लेकिन कभी आपने उतना गंभीरता से सुना नहीं होगा श्रेया कि हम उसको ये समझे कि व्हाई इट इज कॉल्ड अनकंडीशनल ऑर्डर। जब हम ये समझते हैं कि ड्रॉर ड्रॉई को बिल भेजता है और ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है और वापस ड्रॉई ड्रॉर को दे देता है, बराबर ये सुना है हमने। इसका मतलब ये है कि ड्रॉर ड्रॉई को ऑर्डर कर रहा है कि तू एक्सेप्ट कर और मुझे वापस कर। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर यानी जब आप एज अ ड्रॉर बिल बना रहे हो लेकिन आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट करने के लिए किसी और को दे रहे हो, बता रहे हो कि तू करके दे मेरे को वापस। इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? अनकंडीशनल डैश, अनकंडीशनल ऑर्डर कहा जाता है। लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर एक्सेप्ट कौन करता है? जो मेकर है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पैसा दूंगा। बनाया किसने? मैंने। लायबिलिटी एक्सेप्ट कौन कर रहा है? मैं खुद। पहले वाले केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज केस में बनाता कौन है? ड्रॉअर। एक्सेप्ट कौन करता है? लायबिलिटी ड्रॉई। बनाने वाला ड्रॉअर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई, उसको कहते हैं ORDER, ऑर्डर। बनाने वाला भी ड्रॉअर और एक्सेप्ट करने वाला भी ड्रॉअर, जिसको हम कहते हैं मेकर। क्या कहते हैं उसको? मेकर। तो उस केस में उसे अंडरटेकिंग कहा जाता है, शपथ कहा जाता है कि आप खुद अपने आप को शपथ दे रहे हो कि मैं ये दूंगा। इसीलिए समझने की बात है दिशा कि प्रोमिसरी नोट अंडरटेकिंग होती है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है। दोनों के दोनों अनकंडीशनल होते हैं, दोनों के दोनों अनकंडीशनल होते हैं, यानी दोनों का इवेंट का होने का चांसेस कैसा होना चाहिए? 100% क्लियर होना चाहिए। हेलो? हेलो? क्या है? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अनकंडीशनल टेकिंग साइंड बाय होम? मेकर। मेकर मतलब कौन? जिसने वो बिल बनाया, प्रॉमिसरी नोट बनाया। टू पे डैश सम ऑफ मनी। पहली बात, टू पे सर्टन। सडन यानी क्या? आई प्रॉमिस टू पे हिमांशु ₹1000 to 2000। अरे सर ये क्या कर रहे हो, 1000 या 2000? नहीं लिखा तो ये प्रॉमिसरी नोट वैल्यू माना नहीं जाएगा। आई प्रॉमिस टू पे हिमांशु ₹1111। क्लियर है? 1111 सटन है। सम ऑफ मनी मतलब पैसा। आई प्रॉमिस टू पे हिमांशु, टू गिव हिमांशु, टू पे हिमांशु दिस दैट आई फोर अमेजोन अमेजोन। ये सब प्रॉमिसरी नोट बनेगा नहीं। मतलब पैसा और सिर्फ पैसा, और कुछ चलेगा नहीं। तुमको समझा मैंने क्या बोला? यानी प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिस किया जाएगा वो सिर्फ पैसा चुकाने का होना चाहिए। किसी को गिफ्ट देने का, फोन देने का, गाड़ी देने का, घर देने का प्रॉमिस होगा तो उसे प्रॉमिसरी नोट माना नहीं जाएगा। मनी ओनली। और किसको देना चाहिए? पेबल टू द ऑर्डर और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बराबर। ऑर्डर या बेरर का मतलब क्या होता है निष्का? ऑर्डर यानी जिसका नाम लिखा है उसे, और बेरर यानी अगर ऑर्डर नहीं लिखा तो जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसे। बोलो है या ना?
अब इस स्टोरी में ये स्टोरी, क्या आपके घर पे एक छोटी सी नोट होगी कि सब जीपे करते हो? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कुछ तो होगा। लेके आओ। लेके आओ मतलब फटाफट, मतलब निकालो बाहर। अरे घर पे रेट नहीं गिरेगी, टेंशन मत लो, बंडल मत निकालना बस। पापा बंडल लेना, ऐसा मत बोलो। देखो सेठ ने 500 निकाले हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखो आपको कुछ ऐसा, आपको आईपीएल में ऐसा, ये अपने पैसा कुछ नहीं करना है। आप उसको पढ़ो, ठीक है, मुझे मत दिखाओ। उसमें देखो लिखा होगा, मैं धारक को प्रॉमिस करता हूँ टू पे ₹100 कुछ लिखा है ऐसा? लिखा है? नीचे साइन मैंने किया है? नहीं। किसने? तुमने किया है? नहीं। तो किसने किया है? किसी ने किया है। गवर्नर ऑफ हाँ, वेरी गुड बेटा, हमने तो देखा ही नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने ये साइन किया है, बराबर। आप सब में सेम में साइन किया, अलग अलग लोगों ने साइन किया? सर सब में सेम लोगों ने साइन, जब भी जब जो गवर्नर हो उसने साइन किया होगा सर। ये प्रॉमिसरी नोट है। ये क्या है? ये ही प्रॉमिसरी नोट। अरे तू ही है यार, तू ही है। तेरे हाथ में जो है वही क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। सो ये तो हम उड़ाते रहते हैं, वही। ये उड़ाने वाली पैसे जो है, वही प्रॉमिसरी नोट है। आपको पता है ये प्रॉमिसरी नोट क्यों है? कोई समझा था? साक्षी दोषी समझाएगी। साक्षी, ये प्रॉमिसरी नोट क्यों है, बताओगे मुझे? सर मैं तो इससे स्पेंड करती हूँ सर, मेरे को क्या लेना देना कि क्या है क्या नहीं है। अपने को बस खत्म। एक निष्का तलवार, क्या ये प्रॉमिसरी नोट जेन्युइनली है या नहीं है? सच बोल दो, मैं तो पका रहा हूँ तुम लोगों को। ये जेन्युइनली है या नहीं है? है भाभी? चलिए। आपको पता है श्रेया, ये कितने लोगों को पास जाके आपके पास आई होगी, क्या आपको पता है? कितने लोगों ने ट्रांसफर किया होगा? कितने लोगों ने, कुछ याद है अपने को? ऐसा होगा सिर्फ बैंक से बाहर आई अपने पास, प्रिंट होके बाहर ही सीधा अपने पास, ऐसा हुआ होगा? नहीं। सर पता नहीं सर कितने लोगों के पास से मेरे पास आई होगी। मतलब एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफरेबल हो गया। ट्रांसफरेबल एन नंबर ऑफ टाइम्स, आपका मैथ्स काम में आया है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ टाइम्स। यस सर। सुनना ध्यान से। क्या ये बेरर है या ऑर्डर है? क्या ये बेरर है या ऑर्डर है? श्रेया सोच रही है कि क्या ये बेरर। बेरर है या ऑर्डर है। नाम लिखा है नहीं लिखा? किसको पे करना है, क्या उसका नाम लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? धारक को दूंगी, किसको देंगे? धारक को देंगे। धारक यानी बेरर। धारक यानी बेरर। हिंदी में धारक हमको नहीं लिखना है, पता है एग्जाम में, धारक मतलब बेरर है। बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को हम पे करने वाले हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला प्रोमिसरी नोट बेरर है? नंबर 2, हर एक फीचर जो था, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखा है, राइटिंग में लिखा है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ टू पे। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई कंडीशन डाली ही नहीं उन्होंने, मरना नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, मतलब अनकंडीशनल हो गया। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन है, लिखा है कितना रुपया? 500। टू द बेरर और द ऑर्डर, ये कौन सा है बेरर? मुझे ये बताओ, ये इंसान के, आपके पास 500 रुपए है, या फिर आपके पास 500 रुपए लेने का राइट है? has elapsed has elapsed will not मनीष तेरे यहाँ से आवाज आ रही थी मेरे को। कुछ भूत भूत पीछे नहीं है ना भाई? तुझे यहाँ दिखता है, हमको दिखता है, ऐसा तो नहीं हो रहा है? हाँ। आवाज तो तेरे यहाँ से आ रही थी, मुझे दिख रहा था यहाँ से। तनिष्क नाम आ रहा था मेरे में। लेकिन तेरे को पता ही नहीं, तेरी बहन बाजू में पढ़ रही है तेरे साथ? सारा भूत ही है पक्का। लेक्चर में अपने भूत आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखो भाई। अपना अपना ध्यान रखो। ठीक है। मेरे यहाँ पे मेरे माता जी का फोटो है, ठीक है। चलो भाई, इधर आंसर दो मेरे को। मैंने भूत देखा है, तुमने देखा है भूत? मैं आपको स्टोरी बोलेगा भूत का, तो वहां पे बैठे बैठे डर जाओगे। कभी फुर्सत से मुझे याद करो, रात को 10:30 को शुरू करेंगे। आधे घंटे में आप रात को सोए हो नहीं, आपको नींद आता होगा रात को, कभी तो मुझे याद करना। मैं आपको स्टोरी बोले, आप अपनी रात जागोगे।
पढ़ाई करोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, खुद तो भूत दिखा दूंगा तुमको, ठीक है, पक्का, गारंटी। इसको देखना है वो आना, ठीक है, ठीक। 10:30 बजे हम लोग है ना, बातें छिड़ी तो एक बार सुन लो खाली। हम लोग है ना इगतपुरी गए थे, इगतपुरी एक जगह है, मुंबई से कुछ 200 किलोमीटर दूर। वहाँ पे ना पिकनिक था हमारा इंटर से ही बच्चों का। तो पिकनिक में बच्चे ने कहा सब ट्रैकिंग पे लेकर जाओ, ट्रैकिंग पे कुछ मजा आएगा, ट्रैकिंग करना है। तो ठीक है, तो सर नाइट ट्रैकिंग करो, नाइट ट्रैकिंग करना है, सुबह तो सर सब करते हैं। ठीक है, तो वी डिड अ नाइट ट्रैक। तो पहले मैंने एक बंदे को रखा था वहां से, जो उसने नाइट ट्रैक करवाया हम लोगों को। कुछ देर के बाद वो बोलता है कि हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे एक लैला खान करके कोई पाकिस्तानी हीरोइन थी, उसके भाई बहन करके 5 लोग घूमने आए थे पाकिस्तान से यहाँ पे, आई डोंट नो, उसका मर्डर हुआ था वहाँ। हम जहाँ पे खड़े हैं ना वहीं पे हुआ था। रात को 2:30 बजे उसने हमको बोला कि यहीं पे उनका मर्डर हुआ था। अभी मैंने पेपर में पढ़ा लास्ट वीक कि उसके कातिल को सजा मिली। मैं डर गया कि तो सच था भाई, मतलब पेपर में अभी आया कि अभी कातिल को और हम लोग रात को 2:30 बजे उस पूरे जंगल के बीच में एक ही बंगलो, और उस बंगलो में उनकी 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 4 लोगों की डेथ हुई थी, मर्डर किया था। इमेजिन करो, ये भूत की बात नहीं है, तो ऐसे नॉर्मल ट्रेलर देख रहा था मैं लोग को कि वहां पे 2:30 बजे 25 बच्चों को लेके मैं वहां पे ट्रैक कर रहा था। मेरी हालत खराब हो गई थी कि भाई कुछ लफड़ा हो जाएगा इधर, चुपचाप निकले हम लोग। मैं कुछ बोल रहा था आपको प्रॉमिसरी नोट के बारे में, मैं भूल ना जाओ। बेटर इंस्ट्रूमेंट की जब हम बात कर रहे थे सर, आरबीआई के पास पावर है कि वो, अच्छा मैं, हाँ अभी याद आ गया मुझे, क्या ये 500 रुपये है, या 500 रुपये लेने का राइट है? राइट है। मतलब ये 500 रुपये नहीं है, दे दो मेरे को। आपके हाथ में जो 500 रुपये है वो 500 रुपये नहीं है, सॉर्टेड, नहीं है तो दे दो। सी इट्स हाउ cautious can you be to understand this fact? The money you hold is not the money what you hold. This is just a symbolic presentation of money. It's just a mere symbol. अगर ये money खुद होता Dakshi, तो why the hell they are trying to pay, promising you to pay the money? It means this is not money. This is a right to get money. And this is just a symbolic representation of it. जैसे होता है ना promissory, जैसे आपका बेस एक्सचेंज होता है, वो पैसा नहीं है, पैसा रिकवर करने का हथियार है। वैसे ये पैसा नहीं है, पैसा रिकवर करने का हथियार जो किसी को एंडोर्स कर देते हैं हम लोग, कि लास्ट बंदा जो दुनिया में होगा वो कहा जाएगा गवर्नर के पास, सेठ जी पैसा दे दो अभी 500 रुपया, 100 साल से ऐसे टाइम पास करे सब लोग, घुमा रहे पैसा, अब पैसा दे दो 500 रुपया। इसको सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें बाक्षी? इकोनॉमिक्स में। एक जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने बैलेंसेस ऑफ गोल्ड के हिसाब से नोट प्रिंट करती है, उस इक्वेशन को हमें डिवाइड कर देती है, बेस्ड ऑन दैट द जीडीपी, द इकोनॉमिक्स एंड द लॉ कम्स टू द पिक्चर। तो वो समझ जाएंगे तो फिर आपका दिन समाप्त हो जाएगा। हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि प्रोमिसरी नोट जो बेरर होता है वो सिर्फ आरबीआई इशू कर सकता है। यानी हम लोग, आई प्रोमिस टू पे द बेरर सम ऑफ रुपीज 1000, ध्वनिक्षा, अरे भाई, और ये मैंने दिया, देव को देव ने दिया, भूमिका को भूमि ने, रिदम को ऐसा लाखों लोग, अरे भाई ये कौन है तू भाई? ऐसा तो सब लोग साइन करके देते जाएंगे सबको, "ए, ले लो पैसा, पानी पूरी खाया, एले पे लिख के देता हूँ, एंडोर्स कर, सेव पूरी खाया एंडोर्स कर, तभी से 10 किलो ये ले, मैंगो ले ये ले।" सब क्या करेंगे? सिर्फ सब टाइम पास करेंगे। ये टाइम पास सिर्फ कौन कर सकता है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दैट इज आरबीआई। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग भी टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वाला। कौन सा वाला? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वाला। मतलब आई प्रोमिस टू पे मिस्टर रिदम दोषी ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर जेड रुपीज 10 लाख, साइन। तो ये हो गया कौन सा प्रोमिसरी नोट? ऑर्डर वाला। सर्टन है, मनी है, साइंड है, अंडरटेकिंग है, सब कुछ है, वैलिड। लेकिन मैं लिखूं कि मैं जिसके हाथ में ये हो उसको दूंगा, मैं बना ही नहीं सकता, औकात ही नहीं बनाने की वेरे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास। कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम नहीं, इसलिए हमने लिखा था प्रोमिसरी नोट नॉट अ बैंक नोट एंड करेंसी नोट, क्योंकि हम बना ही नहीं सकते वो। आपको पता है, अगर हम बना नहीं सकते तो वहां पे क्यों लिखा था ऑर्डर और बेरर? क्यों लिखा था ऑर्डर या बेरर? अगर हम बना नहीं सकते देश का तो वाई दे रूट? सर आप, आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, चलो ठीक है,
उन्होंने लिखा क्यों, तो फिर वो बताइए हिमांशु। ऑर्डर और बेरर लिखा है ना वहां पे, बेरर और ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कोई बताएगा? रेज हैंड। क्योंकि सर नहीं लिखा होता तो आरबीआई भी नहीं बना सकती थी। शाबाश। अगर नहीं लिखा होता तो आरबीआई भी बना नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई को पावर कहाँ से मिला ये बनाने का? इस डेफिनेशन से। ठीक है, आरबीआई ने सिर्फ क्या बोला, मैं ही बनाऊंगा और कोई नहीं बना सकता। हेलो। बनाने का पावर तो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने ही दिया है, लेकिन फिर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम सिर्फ हम ही करेंगे, तुम मत करना, पब्लिक नहीं कर सकती। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने साक्षी पावर सबको दिया था। आरबीआई ने पावर किसके पास रख लिया? बेरर का। सिर्फ अपने पास रख लिया। क्या आपको स्टोरी समझ में आई? देखो तो ये डेफिनेशन को पढ़ो और इसको पढ़ो। सेकंड पारस से वेरी गुड। सर आपका ऑडियो ऑफ है। टपकने वाला इवेंट कौन सा है? अनकंडीशनल या कंडीशनल? अनकंडीशनल। और शादी? कंडीशनल। शादी होगी गारंटी है? नो गारंटी। अगर मैं ये कह दूं कि मैं देव सोनी की शादी, देव सोनी था क्या था, वापस भूल गया मैं, देवसेन की शादी में 1 करोड़ दूंगा, किसको? भूमिका को। लेकिन ये वैलिड है ही नहीं, क्योंकि किसी के शादी पे करना इवेंट कंडीशनल हो गया। कंडीशनल यानी गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। सर तो हो गई होती तो फिर भी तो नहीं ले सकता थे, क्योंकि इवेंट ही गलत था, कॉन्ट्रैक्ट बना ही गलत है, प्रॉमिसरी नोट बना ही गलत है। समझा क्या? अब फटाफट है ना, फटाफट अगर आपको ये सच में समझ में आया हो ना, तो मुझे यार इतना आंसर बोलो कि अगर मैंने बोला कि श्रेया आई नो आई हैव टू पे यू 10,000 रुपीज, आई कंफर्म इट, आई एक्नॉलेज इट, मैं लिख के दे दिया श्रेया को कि श्रेया 10,000 रुपये मुझे तुझे देने बाकी है, आई प्रॉमिस इट, आई कंफर्म कि हाँ मुझे आपको देना बाकी है, आई कंफर्म इट। क्या ये कंफर्मेशन देना, एक्नॉलेज करना, लिख के देना, साइन करना, अमाउंट लिखना, श्रेया का नाम लिखना, क्या इससे प्रॉमिसरी बनेगा या नहीं बनेगा? दिशा क्या कहते हो आप बेटा, बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा दिशा? Sir, because mere acknowledgement cannot make a promissory note. शाबाश। सिर्फ एक्नॉलेज करना, वादा करना, देखो, देखो भाई, देखो भाई, सुनो ध्यान से। सिर्फ ये बोलना, सिर्फ ये बोलना कि मुझे तुझे देना बाकी है, मुझे पता है कि आई हैव टू पे यू, ये प्रॉमिस टू पे नहीं है, ये प्रॉमिस टू पे नहीं है। बट मैं तुझे ये पैसा दूंगा इस तारीख को इस इवेंट पे, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिसरी नोट बन जाता है। तो मियर एक्नॉलेज करने को क्या नहीं मानेंगे? प्रॉमिसरी नोट मानेंगे या नहीं मानेंगे? साक्षी नहीं मानेंगे, नकुल नहीं मानेंगे। इसी के साथ आपके सामने अरे पहले एक पार्ट कर लो, चलो ये 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मुझे लगता है एग्जाम में आने वाले दिशा, 100% आने वाला है। ये इसको रेडीमेड लेवल पे लेके पढ़ो, मैं 2 मिनट में आया, इसको कंफर्म करो।
हो गया बच्चों? ठीक है यू? मुस्कान पढ़ रही है ना मुस्कान? हम्म। चलो एडजस्टमेंट बाद में करो, पहले पढ़ाई करो। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि आपको समझ, इससे आपका क्लैरिटी पूरा आ जाता है कि स्टोरी किस चीज के लिए बनी है। और जैसे ये खत्म होता है आपका, ये नाम देख लो बेटा कि प्राइम देखो, पार्टीज इन्वॉल्व इन प्रॉमिसरी नोट। दो ही नाम होते हैं यहाँ पे, कितने नाम होते हैं? दो। क्या क्या नाम है इसके? मेकर एंड पे। मेकर एंड पे, मेकर एंड पे, पता है दो ही नाम क्यों होते हैं? सर सिंपल हिसाब है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन नाम होते हैं, ड्रॉ, ड्रॉई, पे। ड्रॉ मतलब जिसने बिल इशू किया, तो और ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, और पे मतलब वो जिसको पे किया। लेकिन यहाँ पे ना एक्सेप्ट कोई करता ही नहीं प्रॉमिसरी नोट को, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग बच जाते हैं, दैट इज मेकर एंड पे। मेकर पे, मेकर पे, मेकर पे। डू यू अग्री? डू यू अग्री? क्लियर है? तो और लास्ट चीज सुनना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर लायबल कब होता है पता है? जब ड्रॉई डिसऑनर करे उसके बाद। जब ड्रॉई डिसऑनर करेगा बिल, तभी तो ड्रॉअर लायबल होगा एंडोर्समेंट पे। बोलो हाँ या ना? ये तो आपको पता होगा, अकाउंट्स पढ़ा है आपने। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लायबिलिटी ऑफ ड्रॉअर कैसी है, सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी, कि अगर ड्रॉई पे ना कर पाई तो। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट तो कॉमर्शियल नोट में है ही नहीं। यानी लायबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी। लायबिलिटी ऑफ मेकर इज व्हाट? प्राइमरी, मतलब वो और वो ही लायबल है। किसी के डिसऑनर होने की राह देखने की जरूरत हमें है या नहीं है? किसी के डिसऑनर करने की, क्योंकि मुस्कान उसी ने तो एक्सेप्ट किया है बिल को, मेकर भी वही, डॉट वही वही है इन शॉर्ट। यानी लायबिलिटी इज डैश प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। देखो यहाँ पे, ये लाइन को पढ़ लो। इसी तरह हम डेफिनेशन का पार्ट खत्म करते हैं। आई होप दिस इज डन। आई होप दिस इज डन। आई हैव, आपका पहला पार्ट समाप्त होता है। हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी अभी तक, हिमांशु, प्रोमिसरी नोट होता क्या है? प्रोमिसरी नोट होता क्या? अभी क्लियर विद दिस प्रोमिसरी नोट एवरीवन? ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एक ही डिफरेंस लिखा था हम लोगों ने। क्या डिफरेंस था, ध्यान से देखो। सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट क्या है यहाँ पे? प्रोमिसरी नोट अंडरटेकिंग है नेश का, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है। हेलो, इसी के साथ सुहानी हम ध्यान से देखें कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन कहता क्या है, सुने। देखो खिंचना हम लोगों ने पोपट किया हम लोग को तो इन्होंने। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an instruction to a third party to pay a stated sum of money at the future date or on the demand। हेलो, अब है ना, मैं आपको है ना एक चीज दिखाता हूँ।
मैं आपको थोड़ा सा मैं देखो, मैं क्यों लेके जाना आपको समझ में आएगा 2 सेकेंड में। देखो, नाउ प्लीज कम हियर। मुझे ये पढ़ाना ही नहीं है, बट मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़िए पूरा डेफिनेशन। अगर पढ़ लिया हो तो ऐसा 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 कर सकते हो। हाँ, इसको पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ एक ही फर्क था, वो था ऑर्डर शब्द का। दैट्स इट, दैट्स इट। तो आपने ऊपर जो पढ़ा मेरे पास हिमांशु, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, उसको सिर्फ एक शब्द को चेंज कर दिया, ऑर्डर बना दिया। साइंड बाय द मेकर, तो यहाँ पे साइंड बाय द ड्रॉई टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी पेबल टू ऑर्डर और द बेarer ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब दोनों डेफिनेशन कवर हो जाते हैं एक साथ। क्या पढ़ने पे? प्रॉमिसरी नोट पढ़ने पे। बोलो हाँ या ना। सिर्फ क्या समझ होनी चाहिए? सर दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज एक ही है। प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ही चीज है, सिर्फ फर्क क्या है कि प्रॉमिसरी नोट में आप बनाते हो, आप प्रॉमिस करते हो खुद को कि भाई मैं पे करूंगा, और प्रॉमिसरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप किसी को कहते हो कि तू प्रॉमिस कर पे करने के लिए। बनाने वाला कौन है वो इम्पोर्टेंट है। बनाने वाला आप हो, आपको ही पे करना है तो प्रॉमिसरी नोट। बनाने वाला सामने वाला है, आपको पे करना है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। इतना समझा? क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी प्रश्न सुनो ध्यान से सुनना, क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेरर हो सकता है? क्या प्रॉमिसरी नोट बेरर हो सकता है? हाँ, लेकिन वो और किसके पास है? आरबीआई के पास। पर क्या एक कॉमन मैन बेरर प्रॉमिसरी नोट बना सकता है? सर नहीं बना सकता। क्या कोई कॉमन मैन बेरर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना सकता है? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। तो एक्टिविटी करना है तो पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड डाउन। चलो, आंसर इज ना। क्या आपको लगा था कि ना आएगा? आपके पास, आपको क्या लगता है हर बार सर आप पूछे आप उल्टा दो और फिर आप वापस फंस जाओ? ऐसा होता है ना हिमांशु, हर बार, हर बार ऐसा होता है। आंसर ना क्यों है पता है? क्योंकि ना इसलिए है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सिर्फ ऑर्डर बन सकता है, बेरर नहीं बन सकता। आप या बैंक या कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर बना सकता नहीं है। सर अगर नहीं बना सकता है तो लिखा क्यों है? वापस सेम प्रश्न। और लिखा है तो फिर बना क्यों नहीं सकता, वो भी प्रश्न है आपका सेकंड लेवल पे। चेंज द वॉइस। क्या कोई आंसर देना चाहेगा? क्या मुझे आप 200 ग्राम रतला में से भेजोगे अगर आपको आंसर समझ में आएगा तो? भेजोगे? नहीं भेजेंगे, कोई नहीं भेजेगा। सिर्फ दिशा मुझे भेजती है बस। सुनो ना, सुनो ना, इसका आंसर पता है क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिशा, जो बेरर होता है उसी को चेक कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो
बेरर होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को हम चेक कहते हैं। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेरर हो सकता है ऐसा लिखा है, क्योंकि चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। क्योंकि चेक भी क्या है? चेक भी। इसका मतलब ये हुआ कि अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी बेरर एक्सेप्ट इट्स अ चेक। इस सिंपल भाषा में हुआ। और आगे जाके जब हम चेक पढ़ेंगे हिमांशु, चेक, तो हमको समझेगा कि चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट को समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको क्या याद रखना है मैं बोल देता हूँ। तो सिर्फ ये याद रखना है, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ एक फर्क है जिसका नाम है ऑर्डर और बेरर। ऑर्डर एंड अंडरटेकिंग, इतना समझा? बाकी आप पूरा प्रॉमिसरी नोट को, डेफिनेशन को पूरा पूरा यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर द सेम। क्या इतना समझा? आगे सुनोगे? आगे हमने ये कंफर्म किया कि प्रॉमिसरी नोट तो बेरर नहीं हो सकता, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बेरर नहीं हो सकता। अगर वो बेरर हो सकता है तो वो सिर्फ चेक के केस में हो सकता है। आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। ड्रॉ, ड्रॉई, पे। चेक में कितने लोग होते हैं? चेक देने में, लेने में कितने लोग होते हैं? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए। एक एक ऑप्शन, एक ऑप्शन, दो दो ऑप्शन, तीन तीन ऑप्शन, चार चार। कितने लोग होते हैं चेक में? सोच के बोलना। 3। 3। कौन कौन? सर, ड्रॉअर, यानी जिसने चेक दिया। नंबर 2, जिसको दिया। और नंबर 3, बैंक। बराबर है? 3 लोग हुए। लोग मतलब पर्सन, पर्सन में दोनों आ जाते हैं, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी। हम नेचुरल पर्सन, बराबर। अब सुनना ध्यान से। चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ, ड्रॉई पे, ड्रॉ, ड्रॉई पे, राइटिंग, राइटिंग, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, ऑर्डर, ऑर्डर, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, टू दी ऑर्डर और दी बेरर, सब कुछ सेम। डेफिनेशन पूरा का पूरा श्रेया सेम, दोनों का चेक। अब तीनों डेफिनेशन विमर्श बायट हो गया हमारे। प्रोमिसरी नोट और बिल्स डेफिनेशन में सिर्फ एक शब्द का फर्क, वो है ऑर्डर और ऑर्डर और अंडरटेकिंग का। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में तो फर्क ही नहीं, दोनों सेम। फिर भी एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि चेक में हर बार ट्रॉई बैंक ही होगा। चेक में हर बार ट्रॉई इज अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नो वन एल्स। बाकी केसेस में पे कोई, ड्रॉई कोई भी हो सकता है। तो चेक में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है? नंबर 1, ड्रॉई इज अ स्पेसिफाइड बैंकर। ड्रॉई इज अ स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा। बैंकर के बिना पैसा नहीं मिल सकता, वो चेक है। और बैंकर के बिना मिले, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो ये डिफरेंशिएशन है किसके बीच में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में। दोनों चीज एक ही है। बैंक के थ्रू मिले या बैंक के बिना मिले। बैंक के थ्रू को क्या बोलते हैं? चेक। और बैंक के बिना मिले उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हेलो, हेलो। सी, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आप फाउंडेशन के बच्चे हो। मैं आपको उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना जरूरी है। ये इंटर सी लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो इंटर से कहाँ पहुंच चुका है? फाउंडेशन में। और आपको फील आता होगा कि फाउंडेशन नहीं इंटर है। आता है, थोड़ा फील आता है कि सर ये आप जो लॉ, सी आपको लॉ में समझ नहीं आता, गैप नहीं आता, दिखता आपको श्रेया कि हम जो लॉ पढ़ रहे थे फाउंडेशन का, और अभी आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें गैप लगता है या नहीं लगता? यू विल फील दैट डिफरेंस। आपको लगेगा कि भाई एक लेवल, जैसे मैं आपको 3 चीज बोले कि चेक बोला, ये बोला, आप थोड़े ठंडे पड़ गए। अरे भाई, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लगता है शास्त्रीय संगीत सुनने बैठे और पहले हम कुछ प्ले ग्रुप खेल रहे हो। मतलब वो थीम बदल जाता है पढ़ने का। एनीवेज, मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। मैं भूल जाता हूँ, नहीं तो फिर क्या बोल रहा था मैं तुमको? चेक की बात कुछ कर रहा था ना, प्रोफेसर इग्नोर डिस्टर्ब चेक। रुक जाओ, मैंने सोचने तो मैं क्या बोला आपको। हाँ,
चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्क नंबर 1, ड्रॉई इज अ स्पेसिफाइड पर्सन दैट इज बैंक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी हो सकता है। नंबर 2, चेक इज पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड, ये तो हमको समझ में आता है दोनों सिचुएशन में। चेक में स्टैंपिंग नहीं होता, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंप होता है। छोटा सा रेवेन्यू स्टैंप लगता है ना, रेवेन्यू स्टैंप लगता है। इट रिक्वायर्स स्टैंपिंग, मतलब थप्पा मारना नहीं, जैसे एक्शन थप्पा की छोटा सा छोटा सा रेवेन्यू स्टैंप आता है अंडर स्टैंप एक्ट, वो लगाना पड़ता है, उसके ऊपर स्टिकर से चिपकाना पड़ता है, गम से चिपकाना पड़ता है, और फिर हम उसके ऊपर साइन करते हैं, उसको स्टैंपिंग बोलते हैं। अगर आपको बिजनेस में कभी फोटो देखा हो, इसमें था ना, इंस्टीट्यूट ने बनाया था ना फोटो, देखो इंस्टीट्यूट ने क्या गड़बड़ कर दी पता है? लूप होल देखो इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे स्टैंपिंग होता है, इंस्टीट्यूट ने स्टैंपिंग का फोटो डाला ही नहीं। क्या बोलने का इंस्टीट्यूट को, भाई तू फॉर्मेट दे रहा है, स्पेसिफिक दे रहा है, उसी के अंदर क्या नहीं लिखा तूने? इस सिग्नेचर के ऊपर क्या होना चाहिए था, छोटा सा। एनीवेज, अब मैं वापस आ जाता हूँ जहां से हमने पढ़ा। यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आ जाओ, पहले ये पढ़ लो। क्या आपने ये पढ़ा, ये 4 पॉइंट समझे? अब ये चेक बेयर हो सकता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेयर नहीं हो सकता। इट कैन बी बेयरर, स्पेसिफाइड बैंकर, पेएबल ऑन डिमांड, और चेक में स्टैंपिंग नहीं लगता, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टैंपिंग लगता है। हेलो, आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? पता है देशा, 4 पॉइंट्स को समझते हो अगर आप तो, अगर इस 4 पॉइंट को आप समझते हो ना द्राक्षी, तो फीचर्स ऑफ थ्री थ्री डेफिनेशंस को आप साथ में सॉल्व कर पा रहे हो। कैसे पता है देव? आपके इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी अनकंडीशनल ऑर्डर हो या अंडरटेकिंग हो, इट मस्ट बी मनी ओनली, इट मस्ट बी सर्टन, मे बी पेबल टू ऑर्डर और बेयर। ये जो पॉइंटर्स थे, ये आप हर एक डेफिनेशन में यूज कर सकते हो। दैट इज डिफाइन प्रोमिसरी नोट, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर चेक। फिर जब आप प्रोमिसरी नोट पे, तो सिर्फ आप ये लगाओ कि मैं अंडरटेकिंग यूज करूंगा। जब आप यहाँ पे आते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आप क्या करोगे? मैं ऑर्डर यूज करूंगा अपार्ट फ्रॉम दिस। और जब आप चेक पे आते हो, तो आप ये याद रखोगे कि मैं इसका क्या यूज करूँ, कि इस पे स्टैंपिंग नहीं लगता, ये बेरर हो सकता है, पेएबल और डिमांड है, ये मैं ऐड कर दूंगा इन माय फीचर्स। और ऐसा करने पे आपने तीनों के फीचर्स और तीनों के डेफिनेशन सॉर्ट कर दी। क्या आपको समझा? और पता है आपको, उस दिन जब मैंने लेक्चर लिया था और आज जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उसमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, सच बोलता हूँ मैं, और कुछ फर्क नहीं। फर्क सिर्फ उतना ही है कि उस दिन वहां पे भी बच्चे बैठे थे, उसमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो मुझे बोले सर मैं फास्ट हूँ। ना आप मुझे बोलो जिंदगी में कि मैं फास्ट हूँ। तो उस दिन में आज में फर्क क्या है? सच बोलना, क्या फर्क है? कि मैं आपको देख पाऊँ ना, वो फर्क है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कैमरा तो ऑन करने के लिए मैं चला रहा हूँ लोगों के ऊपर, कि ऑन रखो, ऑन रखो, ऑन रखो, ऑन रखो।
और जिस दिन आप मैंने ऑफ रखा था, मैंने तो ऑन रखा था, ऑफ रखा था, मैंने ऑन रखा था ना, आपने ऑफ रखा था ना उस दिन आप क्या हो गए मुझसे, डिस्कनेक्ट हो गए पूरे के पूरे, कि सर कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब जरूरत किसको है, मेरे मुझे आपको सच बोलना। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैं आपको कुछ कम, मैं आपको कोई चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि हमको आदत है उस, ये आदत पड़ जाती है कोई चीज को पढ़ने की, कि ऐसे आदत है पढ़ने की हमें। अब भाई अब ये तीनों को सॉर्ट करके साइड पे ले थोड़ा। अब चेक के अंदर देखो ना, निष्का, व्हेन दे आर डिफाइनिंग चेक ना, डेफिनेशन ऑफ फीचर्स नहीं बेटा, डेफिनेशन, तो इसने क्या लिखा, इट इज अ डैश, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, यानी बिल ऑफ सब चीज यहाँ पे आ गई। फिर लिखा क्या, वो फीचर्स drawn on a specified बैंक, यानी एम्प्लॉय बैंकर होगा, पेबल ऑन डिमांड। एंड इसमें सिर्फ क्या लिखा है पता है उन्होंने, सुहानी, इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ चेक, कौन से, इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक, 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 यानी डेफिनेशन बहुत सॉर्टेड हो गया है हमारे लिए। आर यू क्लियर विथ इट? अब दो टाइप्स के देखो, मैं आई विल टेक माय टाइम, सुनो सुनो ध्यान से। चेक इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये सब टाइम पास आ गया। बट चेक में ये सब लिखना नहीं है आपको श्रेया, कि चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंडीशन, ये सब नहीं, खाली क्या लिखना है, चेक इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर सिर्फ वो तीन आगे के पॉइंट्स, पेबल ऑन डिमांड, drawn on a specified banker, and includes two types of check, that is truncated check and electronic form of check, बात खत्म। तो आपका चेक का पार्ट सॉर्टेड हो गया, समझा क्या? समझा? चलिए, अब दो टाइप के चेक है उसको समझते हैं, टू टाइप्स ऑफ चेक को समझते हैं। एक है फिजिकल फॉर्म ऑफ चेक जिसको हम ट्रंकेटेड चेक कहते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक जिसको हम यूज ही नहीं करते। इंडिया में हम यूज नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक को, यूज ही नहीं करते हम, जो नेट बैंकिंग करते हैं उसको चेक नहीं कहते हैं। इज इट अ चेक नेट बैंकिंग? नो, इट्स नॉट अ चेक। इंडिया में वो फीचर मैंने तो यूज नहीं किया है, ना मैंने किसी को देखा यूज करते हुए। जिससे चेक नहीं होता, जैसे फिजिकल चेक होता है वैसे ऑनलाइन चेक आता है, उसको हम ऑनलाइन बेसिस पे उसको यूज करते हैं, बनाते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं। एनीवेज, हम समझते हैं उस चीज को, यहाँ पे आ जाओ। जो पेपर चेक होता है उसे ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। पेपर चेक वो क्लियरिंग साइकिल के थ्रू पास होता है, क्लियरिंग साइकिल के थ्रू। कभी फुर्सत से मैं आपको समझाऊंगा क्लियरिंग साइकिल होता क्या है। इतना समझो कि आपके अकाउंट से किसी और पैसे डालने हैं, तो आपके पास बैलेंस है या नहीं है वो भी तो चेक करना है, आपका अकाउंट है या नहीं वो भी तो चेक करना है। वो सब कैसे होता है? थ्रू क्लियरिंग साइकिल। और उसकी चेक, वो पेपर चेक में क्या जरूरी है, फिजिकल सिग्नेचर जरूरी है। अब लास्ट पार्ट इसका, इसको ट्रंकेट बोलते क्यों है, ध्यान से सुनना। पहले वो जो चेक होता है ना, वो पेपर चेक होता है, ड्यूली साइन नहीं, मतलब उसका साइन होता है पेन से। उसके बाद है ना बेटा, उसको थोड़ा सा ना टीयर किया जाता है। क्या किया जाता है उसको? थोड़ा सा टीयर, कि वो यूज हुआ। फिर उसको टीयर वाले पार्ट को स्कैन किया जाता है, और स्कैन करके उसे किसी और डेटा में शिफ्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम ट्रंकेशन कहते हैं। इसलिए फिजिकल चेक को हम क्या कहते हैं? ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। फिजिकल चेक को ट्रंकेटेड चेक कहना, दैट्स बेसिकली द कंडीशन। यानी अगर आपको पूछना है डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल चेक एंड पेपरलेस चेक, तो पेपर ट्रंकेटेड चेक यानी फिजिक पेपर फॉर्म ऑफ चेक, इट रिक्वायर्स सिग्नेचर थ्रू इंक, पेपर बेस्ड इंक से साइन करना जरूरी हो जाता है। और नंबर तीन, उसको ट्रंकेट किया जाता है, उस ट्रंकेशन से क्या होता है, फिजिकल फॉर्म ऑफ चेक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके पास कोई कोई बुक का पेज है, आपने उसको फोटो क्लिक करके सेंड कर दिया ग्रुप पे, तो वो क्या हो गया, फिजिकल फॉर्म से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो गया, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है। आपको समझा?
तो पढ़ लीजिए फटाफट से डिस्टिंक्शन को। आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा, सिंपल है। ठीक है, इजी है। ठीक है, मैं 21 में ले लेता हूँ फटाफट से। सी मैंने ना इस ये वाले पीडीएफ में ना मैंने एक एरो मारा हुआ है, मतलब एरो मतलब साइन मारी हुई कि क्या एग्जाम के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने सी एंटर के नोट्स यूज किए फॉर सी ए फाउंडेशन, राइट। तो इसमें से मैंने सिर्फ मैं आपको जो दूंगा वो उसमें से काट के ही दूंगा। अब यहाँ पे ये दो शब्द को समझ लेते हैं, एक है होल्डर और एक है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अब ये कहता है होल्डर यानी कौन, सुनना ध्यान से बच्चों। entitled to possess the instrument in his own name, अपने खुद के नाम पे इंस्ट्रूमेंट को पोजेस करने का हक है उसे, या फिर राइट टू रिसीव रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन। मतलब अगर किसी के पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके हाथ में है, बट शायद उसको उसको लेने का हक नहीं है, तो होल्डर नहीं है। सर मतलब ये कि मुस्कान रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, रास्ते में क्या मिला उसको, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, मुस्कान ने उठा लिया। अब उसको उठाने के बाद मुस्कान ने किसी को एंडोर्स कर दिया, तो क्या मुस्कान को राइट, क्या मुस्कान होल्डर थी या नहीं थी? नहीं थी, क्योंकि शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू possess और एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन। तो मुस्कान कौन नहीं है, मुस्कान होल्डर नहीं है। लेकिन अगर दाक्षी का नाम लिखा होता उसके अंदर, दाक्षी के पास था, दाक्षी ने उसको गिफ्ट किया चिरायु को, क्या चिरायु होल्डर है? अंतरिक्ष यस, क्योंकि चिरायु को बड़े गिफ्ट किया है, लेकिन एंटाइटल टू possess फिर भी तो है, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट है। हेलो, राइट तो है ना। लेकिन अगर दाक्षी का नाम ही गलत, दाक्षी का होता ही नहीं तो, और उसने गिफ्ट कर दिया, दाक्षी ने चोरी किया गिफ्ट कर दिया, अरे ये कोई बात हुई, चोरी करके गिफ्ट करो। तो अगर आप चोर तो गिफ्ट लेने वाला भी चोरी माना जाएगा, मतलब टाइटल बैड ही रहेगा। हेलो, होल्डर यानी एंटाइटल्ड टू possess, नॉट possess। होल्डर यानी वो जिसको possess करने का हक है, होल्डर वो नहीं जिसको जो पोजेशन करके बैठा है। हम क्या समझते हैं, पर्सन हु possesses something is called the holder, person who is entitled to possess and recover the money due them is called the holder। अब अगर ये समझ में आपको आया हो, अगर ये शब्द समझ में आए हो, तो ये जो लिखा है ना हमने, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इसको पढ़िए, इसको क्रैक कीजिए, एग्जाम में ये भी आ सकता है।
अरे हो गया क्या सबके सब, देवयानी बेटा, सब हो गया क्या? ये सबके सब पढ़ लिए आप सबने? पांचों पांच पढ़ लिए? चलिए मैं हेल्प करता हूँ आपको। एक्स वो ऑब्टेन्स अ चेक फ्रॉम बाय वाई बाय वे ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट में को एंटाइटल्ड टू पोजेस है या नहीं? हाँ है, ये होल्डर है। ए द पे ऑफ चेक हु इज प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट। सर कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया, कैन यू रिकवर और नॉट? नो, तो होल्डर नहीं है। नंबर तीन, हु फाइंड्स अ चेक पेबल ऑन द बेरर ऑन द रोड एंड रिटेन्स इट। सर उसको नॉट एंटाइटल्ड टू पोजेस, उसको हक ही नहीं पोजेस, रिकवर तो दूर की बात। बी द एजेंट ऑफ सी इज entrusted with an instrument without endorsement by C। सर सी ने एंडोर्स बी को किया ही नहीं है, बी तो सिर्फ किसके लिए लेके बैठा है? ऑन बिहाफ ऑफ सी, तो बी तो एजेंट है, तो क्या वो होल्डर है? नहीं। कब होगा? जब उसे एंडोर्स किया होता तो। और नंबर पांच, चालू चोरी चोरी किया, चोरी चपाटी, नो। इज इट क्लियर? अब आप इसको पढ़िए, खाली इसको पढ़िए, मैं आपको छोड़ दूंगा। अरे भाई लोग, एक बार पढ़ा, पढ़ा। इसके अंदर तीन पॉइंटर्स थे। एक, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है, और होल्डर जो है वो एक ही इंसान है। ये अलग अलग इंसान है, एक ही इंसान है। यानी एक इंसान होल्डर बनेगा या होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा, तो कहते हैं वो होल्डर जिसने विद कंसिडरेशन वो ट्रांजेक्शन किया हो, विद कंसिडरेशन यानी गिफ्ट वाला काउंट यहाँ पे नहीं हो। नंबर दो, जिसने गुड फेथ से किया हो और बिफोर मैच्योरिटी किया हो, तो वो होल्डर को हम क्या मानेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। यानी एक होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स माना कब जाएगा? उसके तीन कंडीशंस है, तो वो होल्डर भी होगा और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी होगा। इसकी एक कंडीशन समझना, जब हम इसको डिटेल में जाएंगे आगे जाके, तो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट कहता है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, हम ये अज्यूम करते हैं कि हर इंसान जो ट्रांजेक्शन कर रहा है अंडर नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉई, एंडोर्सर, एंडोर्सी या पे, वो क्या बनेगा? हम अज्यूम करते हैं मोक्ष कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स ही बनेगा। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? एच डी सी, एच डी सी, एच डी सी। मोक्ष हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो एचडीसी नहीं है, नहीं तो हम उसको क्या मानेंगे? अगर हमने ये प्रूव नहीं किया तो उसको हम एचडीसी ही मानेंगे। मतलब हर इंसान को हम क्या मानेंगे? ही इज डूइंग इट विद कंसिडरेशन, इज डूइंग विद गुड फेथ एंड इज डूइंग इट विदाउट बिफोर मैच्योरिटी। ये हम मानेंगे ही मानेंगे। अगर ये नहीं है, सच नहीं है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा, सर मैंने पैसे लिए नहीं थे। जैसे आपने याद अकोमोडेशन बिल सुना होगा अकाउंट्स में आप लोगों ने, तो वो क्या है? वो एक्सेप्शन है इसकी कि वो होल्डर हुआ, होल्डर ड्यू कोर्स नहीं हुआ। तो आज की तारीख, आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन में, हमने आपको नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन नहीं पढ़ाया, मैं वो प्रोमिसरी नोट पढ़ाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया और चेक पढ़ाया, उसके तीन फीचर्स के साथ, तीनों के फीचर्स के साथ हमने इसको कोरिलेट किया। आई एम वेरी श्योर कि आप इसको इजीली कंक्लूड कर पाओगे, इजीली फटाफट रिवाइज कर पाओगे। दूसरा चीज मैंने आपको क्या पढ़ाया? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इफ यू टेक सम टाइम आउट इन स्टडिंग विथ अ लॉन्गर सेशन, इट सेव्स योर टाइम लेटर। डू यू अग्री? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुस्कान, होल्डर कंसिडरेशन वाला पार्ट एचडीसी में जरूरी होना ही चाहिए। एचडीसी के अंदर मेच्योरिटी बिफोर होनी चाहिए, मैंने पहले से गलत, ये हर बार गलत हो जाता है लिखने में। एचडीसी बिफोर या आफ्टर? बिफोर। गुड फेथ यहाँ पे होना जरूरी है। तो आपके सिलेबस में चौथा पॉइंट नहीं आता, इंटर वाला था कि कंसिडरेशन होल्डर में
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एचडीसी में तो होने ही वाला है मैच्योरिटी, बिफोर या आफ्टर होल्डर में। यहाँ पे तो बिफोर ही होना चाहिए, आफ्टर नहीं होना चाहिए। गुड फेथ यहाँ पे एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। इसी के साथ हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट कवर किया, होल्डर एंड होल्डर इन। अगर मैं इसके ये ऐड कर दूं ना, देखिए मैं कल देखूंगा कि मैं उसको ऐड करूँ या नहीं, जस्ट टू रिव्यू हाउ मच दे वांट अस टू डू। ये अगर मैंने ऐड किया ना, तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा आपको, मतलब पढ़ के आपको लगेगा भाई अलग लेवल पे चले गए हम। दो तकीला के शॉट्स मारे ना, ऐसा लगेगा आपको एकदम अलग लेवल पे चले गए हम, अगर मैंने ये पढ़ाया तो देखते हैं कल कि हम कुछ ड्रिंक्स के लेवल पे जा सके या नहीं जा सके। मतलब सी फाइनल में तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, क्या क्या लेवल पे, मतलब आपको लगेगा कि भाई कितना। अब भाई मुझे तो, मैं टीचर हूँ लॉ का, तो आपको तो मुझे सब अच्छा ही लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी वो पढ़ो ना, तो आपको लगेगा कि भाई क्या क्या इंटरप्रिटेशन जा सकता है लॉ के अंदर। अनफॉर्चुनेटली आपको सी फाइनल के अंदर लॉ नहीं रहा। इतना मुझे दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है मेरे को कि ये लोगों ने लॉ को हटा दिया। मतलब इसके लिए नहीं कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे लिए नहीं, ये तो कोई ना कुछ तो मैं पढ़ाते रहता हूँ, सीएस में पढ़ा सकता हूँ, सी में लेकिन तुम लोगों से लॉ सीख छीन लिया ना, इतना दुख होता है। क्योंकि सच में बोलता हूँ, सीए का स्टूडेंट कंपनी ऑडिटर बनता है, सुना होगा आपने नाम, स्टार ऑडिटर बनता है, ठीक है। और आपको पता है द्राक्षी, सीए के अलावा कोई भी सीएस, एलएलएम, एलएलबी, एमबीए, कोई भी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जो कंटेंट का दिशा वो ऑडिट करते हैं ना बेटा, वो कंटेंट सीए फाइनल में है। वो प्रोविजन सीए फाइनल में थे हमें, और इन्होंने क्या किया पता है, वो प्रोविजन ही हटा दिए। होता है आप पढ़ो मत, आप सीधा ऑडिटर बन जाओ। मतलब कैसा होगा गाड़ी, मतलब कैसा होगा पता है देश का, ये ऐसा होगा कि जो इंसान कार ड्राइव हाईवे पे करेगा, उसको लर्निंग लाइसेंस लेने से पहले सीधा लाइसेंस मिलेगा, कहाँ जाने का, चलाओ गाड़ी जपा जप चलाओ। मतलब दिस इज अमेजिंग पावर गिवन टू एनीवन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। और सबसे सबसे डेंजरस चीज, बुक सेम रखा है। पता है वो एग्जाम लिखा है, अभी नया एग्जाम पता है आपको कैसा है, वो ऑनलाइन देना है। इफ यू नो, दो पेपर ऑनलाइन देना है। ये लॉ का पेपर ऑनलाइन हो चुका है। वो लॉ का पेपर जो ऑनलाइन हुआ है ना, उसको मुझे पढ़ाने को लगता है 190 घंटा। और आईसीएआई ने एक लेक्चर डाला है, आईसीएआई ने खुद ने डाला है एक वीडियो, एनिमेशन वीडियो, 38 आवर्स का। कितने आवर्स का? 38 आवर्स का। बोला ये पढ़ लो, आपका हो गया। मतलब जो एक नॉर्मल टीचर 190 आवर्स लेता है, वो 650 पेज का बुक, कितने पेज का बुक है वो? 650 पेज का बुक। और आईसीआई 650 पेज का बुक कितने घंटे में खत्म करता है? 38 घंटे में करता है। मैं कैलसी लेके बैठा हूँ के सामने, डिवाइड बाय 38, मतलब 1 घंटे में 17 पेज समझने की कैपेसिटी सी फाइनल के लॉ की। और अगर मैं आपको सिर्फ समझाना चाहूँ ना सी फाइनल लॉ कैसा होता है दिशा, तो फाउंडेशन का लॉ चीटी है। क्या है? चीटी समझता है? चीटी। तो इंटर का लॉ पता है क्या है? हाथी। तो फाउंडेशन का लॉ चीटी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इंटर का लॉ मोक्ष क्या है? हाथी। तो सी फाइनल का लॉ पता है क्या है? क्या है बोलो? डायनासोर। किसी ने बोला होगा मन में, मैं कहता हूँ जंगल है। अब जब से मैं जंगल बोलूंगा ना, आपको समझ में आएगा कि सर क्या कंपेयर कर रहे हैं। चींटी टू हाथी, हाथी टू जंगल। और ये चींटी, अब आप किससे लड़ रहे हो? आप किससे लड़ रहे हो? आप चींटी से लड़ रहे हो, चींटी से लड़ रहे हो। उसमें भी ऐसे ऐसा मारा मारी करते हो, फाइट, टफ फाइट करते हो चींटी से, कि मैं जीतूंगी क्या हारूंगी, जीतूंगी क्या। अरे भाई, तू किससे लड़ रही है? चींटी से लड़ रही है, चींटी से। तुझे उसको क्या करना है, जैन है अपन लोग, मतलब रौंदना नहीं है, राइट। लेकिन हम कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना है कि भाई मैं तो सीए फाउंडेशन दे रहा हूँ, मैं सीए बनने आया हूँ, सीएफसी करने आया हूँ, सीए बनने आया हूँ। अगर मैं सीए बनने आया हूँ, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतने आया है, और जब इंडिया का कौन सा मैच होगा पहला वाला, विद नामीबिया होगा या आयरलैंड के साथ होगा, तो वो मैच कैसे जीतना चाहिए हम लोगों को? 1 साइड जीतना चाहिए। तब जाके हम ये कहना भाई हम वर्ल्ड कप जीतने। अगर इंडिया वहां पे लास्ट ओवर में जीते तो 2 बॉल जीता भाई, बच गए, तो तू वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता भाई, तू गया।
आपको भी यही सोचना है कि अगर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास होते हो तो आप यहाँ पे एक एक रोर करे, रोर लाइक अ लायन, कि भाई मैं सीए करने के लिए बैठा हूँ, मैं फाउंडेशन के लिए ऐसे टाइम पास क्या आ गया। टाइम पास करना नहीं है, मार्क्स दिखने चाहिए कि 280, 300, 350, 360, 340, ये मार्क्स होने चाहिए आपके। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, आपके बेस्ट पे आना है। साक्षी मैं झूठ बोल रहा है तेरे को, झूठ बोल रहे हैं मैं तेरे को। ऐसे लोग भी है जिनको कितना भी मोटिवेट करो 2 सेकंड में नीचे, कुछ असर ही नहीं होता इन लोगों को। इन लोगों को लगता है सर आपकी, हम पत्थर है पत्थर, आप जितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करो, नेक्स्ट डे सब मैं तो ऐसे ही रहा। ऐसे लोगों को उनको इग्नोर करने का, क्या करने का, इग्नोर करने का, बराबर। ठीक है, आई सी यू टुमारो, एंड इजीली हमारा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोगों को सिर्फ एक छोटा सा पार्ट फिनिश करना है, दैट इज वर्ड अग्रीमेंट। ठीक है, कंटिन्यू करते रहेंगे, इसका मतलब क्लास खत्म हो रहा नहीं है, मंडे से वापस पेपर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, सी राधा हो जो, जय श्री राम, बाय। और डू शेयर मी सम फीडबैक्स आफ्टर टुमारोज वीडियो, ठीक है, तो मैं कुछ सीखेगा तुम लोग से। ओके चलो बाय। ए रुको रुको रुको, गए आप लोग, रुके गए? डू यू वांट मी टू अपलोड the videos which are called boosters, which will help you to get a topic in 5 minutes to 7 minutes? जैसे एग्जाम्पल कंपनी साइड में आपने कुछ पढ़ा, से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इन मैनेजमेंट एंड दिस, तो वो 15 मिनट का, या फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज 15 मिनट का, या फिर या फिर हो गया आपका शेख एप्पल 15 मिनट का। ऐसा हर एक चीज जो होती है, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर कोई 10-15 मार्क का टॉपिक, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर 10 मार्क का टॉपिक, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर आधे घंटे का टॉपिक। will that be something which will help you? ऐसा ऐसा नहीं, हम बात करेंगे उसके ऊपर जब आप मुझे अगली बार मिलोगे, ठीक है। आपको मुझे, आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट इन योर माइंड सो दैट यू कैन थिंक ऑफ। बाय, सी यू। सर तू अभी आया, सर गजब। मैं शुरू से था, पर अभी वो कैंप डाउन करा। ठीक है, वे जाओ अभी तुम लोग। पीडीएफ सेंड नहीं करी मैम ने अभी तक। कौन सी नहीं आई तेरे को? सर वो इंडेमनीफाई गारंटी वाली। अरे अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ, ठीक है, अभी भेजता हूँ।